So these 3 points, my lords, I want to submit to this honorable court that the suggestions may be taken on record, my lords. Thank you. सो स्ट्रे डॉग्स का जो मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें आज हमने आर्ग्यू किया. उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 50 लॉयर्स ने आर्ग्यू किया है. ऑलमोस्ट एवरी सीनियर लॉयर हैज़ गिवन सजेशंस टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. तो हम भी पुणे के कुछ एनिमल लवर्स की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे. सो हमने जो सजेशंस उसमें दिए हैं उसके कुछ हाइलाइट्स मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी और साथ साथ में मैं बताती जाऊँगी कि हमने वो पॉइंट्स क्यों बोले हैं. हालांकि बहुत सारी चीज़ें कई लॉयर्स ने कवर कर ली थी, तो हर लॉयर को थोड़ा थोड़ा ही टाइम मिल रहा था अपनी बात रखने का. तो हमें जितना टाइम मिला उतने में हमने क्विक पॉइंट्स जो कोर्ट को बताए. क्योंकि देखिए, आर्ग्यूमेंट्स हमेशा क्रिस्प होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि आपके कुछ ही शब्दों में, कुछ लाइंस में कोर्ट को आपकी बात डायरेक्टली समझ आ जाए. क्योंकि देखिए, जजेस के पास भी कभी भी किसी भी मैटर में उतना टाइम नहीं होता है. खास करके सुप्रीम कोर्ट में जजेस के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो डिटेल लंबी आर्ग्यूमेंट्स सुने. तो कम शब्दों में कैसे आप कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं अपनी बात में और कैसे कोर्ट को स्ट्राइक कर देते हैं ऐसी बातों पर जो कि इंपॉर्टेंट है. सीधा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पर कोर्ट का फोकस ले आ सकते हैं. ऐसी आर्ग्यूमेंट्स प्रेफरेबल होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो इसीलिए हमने ये वीडियो डाली है ताकि हमारे कलीग्स भी इस बात को, जो कई लॉ स्टूडेंट्स हमें फॉलो करते हैं, वो इस चीज़ को देखें और समझें कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से क्विक आर्ग्यूमेंट्स करनी पड़ती हैं और टू द पॉइंट बात कहनी पड़ती है. कई बार हमारे क्लाइंट्स भी हमें पूछते हैं कि मैम, आप तो इतनी छोटी आर्ग्यूमेंट करते हो लेकिन आप केस भी जीत जाते हो, तो कैसे हो जाता है? क्योंकि हम तो ये देखे हैं कि वकील लंबी लंबी आर्ग्यूमेंट करे तो ही जो है क्लाइंट्स खुश होते हैं, लेकिन आप तो एकदम छोटे कम देर की आर्ग्यूमेंट करते हो लेकिन फिर भी आपको रिलीफ मिल जाता है. तो यही कहने का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट कितनी लंबी है इस पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आपकी आर्ग्यूमेंट में क्या पॉइंट्स आपने उठाए हैं, क्या मुद्दे आपने ऐसे छेड़े हैं, ऐसे स्ट्राइकिंग पॉइंट्स आपने रखे हैं जो कि कोर्ट को इमीडिएटली कैच कर जाए और उनका व्यू पॉइंट उस दिशा में फर्म हो जाए. ऐसी आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में करनी पड़ती हैं और फास्ट करनी पड़ती हैं. और खास करके इस मैटर में, जो स्ट्रे डॉग्स का मैटर था, इसमें तो बहुत सारे लॉयर्स आर्ग्यू कर रहे थे और कोर्ट्स का भी कहना था कि जो कोई लॉयर आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं वो रिपीट दूसरा लॉयर आर्ग्यूमेंट ना करे, क्योंकि टाइम की तो कमी है ही. और लेकिन कई दिनों से ये मैटर चल रहा है और अभी तक जजमेंट नहीं आ पा रही है बिकॉज ऑफ दिस टाइम कंस्ट्रेंट. कोर्ट का भी डायरेक्शन यही था कि आप अपनी नई कोई बात है तो ही बताएं. तो बहुत सारे सीनियर लॉयर्स और एनिमल एक्टिविस्ट अपने सजेशंस दे चुके थे, आर्ग्यूमेंट्स कर चुके थे, तो उनको रिपीट ना करते हुए हमने 3 ऐसी कुछ बातें उठाई जो कि किसी लॉयर, किसी सीनियर एडवोकेट ने नहीं छेड़ी थी. कीर्ति आहूजा. Yes, my lords. In IA number 225538 of 2025. I'm Yes. for the animal lovers of Pune, my lords, Pune, Maharashtra. Only 3 quick points I want to state which have not been stated, my lords, till today. एक तो सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट जो हमने की वो ये कि डॉग्स के लिए तो सब आर्ग्यू कर रहे थे, लेकिन जजमेंट में डॉग्स के अलावा काउज और बफेलोज के लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है कि हाईवे से सारी काउज और बफेलोज को भी उठा के गौशाला में डाला जाए. ये भी सुप्रीम कोर्ट की 7 नवंबर 2025 की जजमेंट में गाइडलाइन है. तो अब इसके ऊपर किसी ने एक पॉइंट नहीं आर्ग्यू किया था जिसको कि फिर हमने उठाया. My lords, for the cows and buffaloes, my lords had given the judgment that all the cows and buffaloes and the cattle should be picked up from the highways. That is a good order, my lords. That saves the life of cows and buffaloes also. But my lords, there should be some data recorded that from where place, how many cows and buffaloes are being picked up and in which goshala they have been placed. Because my lords, the data states that the goshalas are not adequate. Either the goshalas do not exist. So, my lords, if there is no proper data being recorded, there may be possibility of, my lords, taking the cows for the, my lords, killing them also. That may also become at the whims of the authorities. They may sell the cows and the buffaloes and that may become a trade option for them. कि कंसर्न सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के लिए नहीं, काउज और बफेलोज, कैटल के लिए भी होना चाहिए. क्योंकि ये जो गाइडलाइन है कि हाईवे से सारी गायों को उठाकर गौशाला में डाल दिया जाए, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है. क्योंकि अथॉरिटीज़ किसी भी गाय को कहीं से हाईवे से उठाएंगी और गायों को पिक करने के बाद से वो रियल में क्या गौशाला तक पहुंचा रहे हैं गाय को. ये भी एक बहुत अहम सवाल है जो कि हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि इसके माध्यम से कई लोग
गाय की तस्करी भी कर सकते हैं, क्योंकि हाईवे से गायों को उठाकर जरूरी नहीं कि गौशाला तक ही पहुंचाया जाए। हो सकता है कि उस बहाने इलीगल ट्रेड शुरू हो जाए, गायों की तस्करी शुरू हो जाए। जो कि बीफ का ट्रेड होता है उसमें वो मार्केटिंग उस तरीके से होने लग जाए, एक रास्ता मिल जाए उनको। तो ये प्रॉब्लम हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने बताई और फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन भी बताया। सॉल्यूशन हमने क्या कहा कि एक डेटा होना चाहिए, एक प्रॉपर डेटा रखा जाए कि कौन सी अथॉरिटी कौन से हाईवे से कौन सी जगह से कितनी गाय उठा रही हैं और उस गाय को क्या एक्चुअल में गौशाला तक छोड़ के आ रहे हैं और कौन सी गौशाला तक छोड़कर आ रहे हैं। क्योंकि ये भी एक सवाल हमने रखा कि एक्चुअल में कितने जगहों पर तो गौशाला एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर गौशाला एग्जिस्ट करती हैं तो उनकी हालत कितनी बुरी है। तो अगर गौशाला कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी तो अथॉरिटीज तो गाय को उठा के ले जाएंगे और गौशाला की बजाय वो उसको तस्करी में यूज कर लेंगे, गायों को बेच देंगे, खुद पैसा कमाएंगे, नहीं तो बूचड़ खानों में बेच देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसके लिए हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इसका भी सॉल्यूशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना चाहिए कि रिकॉर्ड मंगाना चाहिए कितनी गौशालाएं हैं और डेटा रिकॉर्ड होना चाहिए कि अगर आप हाईवे से गायों को उठा रहे हो, ठीक है आप गायों की रक्षा कर रहे हो कि हाईवे पे उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन रक्षा के नाम पर कहीं ऐसा ना हो कि उनका भक्षण होने लग जाए। ये हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बात रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को, हमारी इस आर्ग्यूमेंट को समझा है और इस आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें थैंक्स बोला कि आपने ये सजेशंस जो रखे हैं उसके लिए थैंक यू तक बोला। तो ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखा है। साथ में स्ट्रे डॉग्स के लिए तो बहुत सारे एडवोकेट्स ने बहुत अच्छी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स करी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो छूट गई थी वो फिर हमने कोर्ट के सामने रखी। जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 के अपने ऑर्डर में ये कहा है कि फीडिंग जो कि डॉग्स को, कुत्तों को जो खाना खिलाते हैं वो कोई भी सड़क पे नहीं खिलाएगा, एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनाई जाएगी। यानी हर म्यूनिसिपैलिटी में म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनाएंगे फीडिंग करने के लिए, वहीं पर फीडर्स ने आकर कुत्तों को खाना खिलाना है। अब हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने ऐसे डेजिग्नेटेड प्लेसेस तो बनाए ही नहीं है, तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस तो बने नहीं, लेकिन उस वजह से कुत्तों को खाना खिलाना रुक गया। डॉग्स को अब कोई खाना नहीं खिला पा रहा। क्यों नहीं खिला पा रहा? क्योंकि डेजिग्नेटेड प्लेस पर ही खिलाने का रूल बना दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जब तक वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस नहीं बने हैं तब तक क्या होगा? तो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए भी सॉल्यूशन के लिए हमने सजेशन दिया। हमने कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक डेजिग्नेटेड प्लेसेस नहीं बन जाते फीडिंग के लिए तब तक फीडिंग को स्टॉप नहीं करना है, तब तक फीडिंग को ओपन कर दिया जाए कि कहीं भी खिलाया जा सकता है। क्योंकि ठीक है जब डेजिग्नेटेड प्लेसेस बन जाएंगे तब उस प्लेस पर जाके फीडिंग कर देंगे, लेकिन जब तक नहीं बने हैं तब तक तो फीडिंग पर रोक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस ऑर्डर की वजह से क्या हो रहा है कि जो फीडिंग को रोकना चाहते हैं वो इसका मिसयूज कर रहे हैं। कुछ फीडर्स डॉग्स को खिलाते हैं तो उनको जो दूसरे लोग हैं वो रोकने लग जाते हैं कि आप यहाँ पर नहीं खिला सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि कहीं भी नहीं खिला सकते, सिर्फ एक डेजिग्नेटेड स्थान पर ही खिला सकते हैं। लेकिन जब डेजिग्नेटेड स्थान है ही नहीं बना हुआ तो क्या करेंगे? खिलाना तो पड़ेगा। और अगर डॉग्स को खाना नहीं खिलाया जाएगा तो भूख के कारण वो और एग्रेसिव होंगे और बाइट के केसेस और बढ़ सकते हैं। तो बाइट के केसेस रोकना जहां उद्देश्य है उसका ऑपोजिट होने लग जाएगा। तो ये भी बात हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। Number 2, my lords, regarding the feeding, which has already been argued by my learned friends, one more suggestion is there. My lords had told that all the municipal authorities will make designated place for feeding. My lords, they have not made till yet, because of which the feeding has been stopped. The other people stop the feeders. So, my lords, until and unless the municipal authorities make the designated place of feeding, the feeding shall not be stopped, which is being stopped by this judgment of 22nd August, my lords. So, until all the designated places are made, till then feeding may be allowed on other places as well to the feeders. My lords, third, और एक बात हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपकी जजमेंट में आपने ये कहा था कि सारे डॉग्स को पिक करने के बाद से शेल्टर होम्स में डाल के उनका स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करके उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि उन डॉग्स को नहीं छोड़ा जाएगा जो कि रेबीज वाले हैं और जो डॉग्स एग्रेसिव हैं। तो हमने कहा कि रेबीज वाली तो बात ठीक है, जिनको रेबीज है उनको वापस सड़क पे नहीं छोड़ना है, लेकिन डॉग्स जो एग्रेसिव हैं उसके लिए परिभाषा क्या है कि कौन से डॉग्स एग्रेसिव हो सकते हैं, कौन से नॉन एग्रेसिव हो सकते हैं, इसकी परिभाषा तय करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी डॉग अगर एग्रेसिव हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो सकता है।
अपने आप एग्रेसिव नहीं होगा जब तक कि उसको या तो प्रोवोक नहीं किया गया या फिर उसके बैकग्राउंड में कोई उसकी हिस्ट्री होगी जिस वजह से वो एग्रेसिव बन गया है। तो एग्रेसिवनेस की डेफिनेशन भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में दे, क्योंकि इसके लिए हमने एक प्रॉब्लम भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी कि इसके प्रॉब्लम ये अराइज हो सकती है कि जैसे डॉग्स को उठा के शेल्टर होम में जब लाया गया स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करने के लिए, मान लीजिए कि उस समय जब डॉग को पिक किया गया तब वो एग्रेसिव नहीं है, लेकिन शेल्टर होम में डालने के बाद से वो डॉग वहां पर जाकर एग्रेसिव हो जाए, किसी भी कारण से वहां पर अगर कोई प्रोवोकेशन हो जाता है जिस वजह से नॉन एग्रेसिव डॉग भी शेल्टर होम में जाके एग्रेसिव हो सकता है, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे? तो फिर तो अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल शेल्टर होम में बहुत सारे डॉग्स इकट्ठे ठूस दिए गए, अब वहां पर जगह नहीं है, वो डॉग्स आपस में लड़ेंगे, खाना मान लो प्रॉपर नहीं मिलेगा, क्योंकि सच में इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रॉब्लम है। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मैटर आया है कि शेल्टर होम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, और कुछ एग्जिस्ट करते भी हैं तो वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर फूड अरेंजमेंट्स नहीं है। तो ऐसे में जब कई हजार कुत्ते या कई 100 डॉग्स एक शेल्टर होम में जब होंगे और उनको मान लीजिए खाना नहीं मिल रहा है या फिर वो फंस के एक साथ वहां पर उनको रखा गया है, तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे और उस लड़ने में उनकी एग्रेसिवनेस आ सकती है। तो ऐसे में तो सारे कुत्ते एग्रेसिव घोषित कर दिए जाएंगे, तो फिर कोई भी डॉग जो है वो स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद वापस स्ट्रीट में नहीं आ पाएगा। तो फिर स्ट्रे डॉग्स तो एक तरह से खत्म ही हो गए देश में। तो बिल्कुल ही वैनिश करना जो है वो उपाय नहीं होता है। उपाय करने के लिए जो कि एबीसी रूल्स हैं, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में कहा ही है कि स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन करके वापस स्ट्रीट्स पे भेजना है डॉग्स को। लेकिन वो कैसे हो पाएगा? अगर शेल्टर होम्स में ही किसी प्रोवोकेशन की वजह से वो एग्रेसिव हो गए तो फिर सारे डॉग्स ही एग्रेसिव हो जाएंगे। तो कैसे एग्रेसिवनेस का सोल्यूशन हो पाएगा? कैसे वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के बाद स्ट्रे डॉग्स वापस स्ट्रीट पे आ पाएंगे? इसका सोल्यूशन जजमेंट में नहीं आ रहा है। तो हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन करे कि एग्रेसिवनेस क्या होती है, और शेल्टर होम में जाने के बाद से अगर कोई डॉग एग्रेसिव हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके लिए भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। Definition of aggressiveness is not defined in the judgment, because of which, my lords, without a clear definition, this clause becomes purely subjective. It depends on the whims of the ground level staff. My lords, after the dogs are picked up, sterilized, vaccinated, they can become aggressive at the place of shelter homes also. So, my lords, who will define that whether the dog has been made aggressive because of provocation or due to the reason of the over package in the shelter homes, my lords? So, the definition of aggressiveness may be clarified by this honorable court. तो ये सारी चीज़ें हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रखी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट की हमारे आर्ग्यूमेंट्स। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के थैंकफुल हैं और हम होप करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए कंपैशन रखता है, जो कि सिर्फ एक की क्रुएलिटी को रोकने के लिए कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ह्यूमंस को बाइट हो रही हैं डॉग्स की वजह से, तो वो उस क्रुएलिटी को बचाने के लिए दूसरे लिविंग बींग्स पर क्रुएलिटी ना हो, तो एक बीच का रास्ता हो जिससे कि कंपैशन सामने आए ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। कंपैशन शुड बी फॉर एवरी लिविंग बींग, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस एंड नॉट ओनली फॉर दोज हु कैन स्पीक। जानवर बोल नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ में कुछ भी किया जाए। जस्टिस शुड नॉट बी ओनली फॉर दोज हु कैन स्पीक, जो नहीं बोल सकते उनके लिए भी जस्टिस सिस्टम हमारे देश में है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसी जजमेंट देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं, सब एनिमल्स के लिए कंपैशन हो। हमने तो पहले दिन से कहा कि सब एनिमल्स के लिए हो, और इसीलिए हमने डॉग्स के साथ साथ काउस का भी मुद्दा उठाया कि गायों का हाईवेज पे एक्सीडेंट ना हो जाए। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि हाईवे से उठा के गौशाला में डाल दो, लेकिन ये चीज कहीं गायों की तस्करी का साधन ना बन जाए, इसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे। तो सभी जीवों के लिए रक्षा हो, सभी के लिए ध्यान दिया जाए, सभी के लिए कंसर्न हो, सभी के लिए कंपैशन हो। तो यही हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी सबमिशंस थी, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है। So, these 3 points, my lords, I want to submit to this honorable court that the suggestions may be taken on record, my lords. Thank you.